Hello everyone, myself Dr. Mohit Parik and I am making this video for Unacademy Stars 2024। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी और मेरा टॉपिक रहेगा सेल साइकिल एंड डिवीजन फॉर नीट लेवल। तो मेरा टॉपिक है सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं सेल की, तो बेटा सेल क्या होती है? सेल हम सभी ने पढ़ रखा है कि सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सही बात है क्या? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऐसा बोलते हैं अपन, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि जो सेल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाती है और उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस करती है। हो सकता है सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अकेली सेल वो काम करे, और हो सकता है वो सेल टिश्यूज बनाए, देन ऑर्गन बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए, देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाए और पूरे ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गन सिस्टम काम करे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या कर रही है? स्ट्रक्चर कौन बना रही है? सेल। और फंक्शन भी कौन ही कर रही है? सेल। मीन सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। देखो हुआ क्या, जैसे कि अगर ये एक सेल है जिसे मैंने कह दिया जाइगोट, डिप्लॉइड होती है, क्या नाम है इसका? जाइगोट। ये जाइगोट ही डिवाइड कर करके क्या करती है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाती है। सही बात है। एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं जाइगोट बनता है, उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। मींस मैं कह सकता हूं कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। जाइगोट क्या करेगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। सीधी सी बात ये है, ठीक। तो बेटा इस जाइगोट ने ऐसा क्या करा होगा कि ये पूरे के पूरे जीव को बनाने में सक्षम रहा? सीधी सी बात है ना कि भाई जाइगोट ने ऐसा क्या किया कि ये पूरे ऑर्गेनिज्म को बना पाया, खूब सारी सेल्स बनी, देन टिश्यू बने, ऑर्गन सिस्टम बने, ठीक है। वो बात सही है। इसका मतलब इस जाइगोट ने दो काम करे, एक तो इसने ग्रोथ करी और एक इसने डिवीजन करा, ठीक। मीन्स ये जाइगोट क्या करता है? मीन्स अगर मैं कहूं कि सेल्स क्या करती है? सेल्स ग्रोथ करती है, सीधी सी बात है। देन क्या करेगी? डिवीजन करेगी। मीन सेल ग्रोथ एंड डिवाइड, ये दोनों काम करके सेल खूब सारी सेल्स बनाएगी और फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक। और बाकी अदर फंक्शंस भी उनकी बात अपन करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलो अब बात ये आती है कि सेल डिवाइड क्यों करती है ना। क्वेश्चन ये आता है कि वाई सेल डिवाइड्स, क्यों करती है सेल डिवाइड? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए अपन देखते हैं वाई सेल डिवाइड्स, है ना। देखो एक बार मैं इसको मिटाता हूं। सेल डिवाइड क्यों कर रही है ना? अगर अपन बात करें वाई ए सेल इज डिवाइड, तो देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं ये एक सेल है ना वाई, जैसे कि ये सेल रही, ठीक। अब इस सेल के पास क्या होता है? अगर बेसिक इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के पास क्या होता है? इसका एक न्यूक्लियस होता है और ये पूरा का पूरा क्या है इसका? साइटोप्लाज्म, ठीक। दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक बात है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक। तो जैसे कि मान लो ये सेल की साइज हो गई, है ना, न्यूक्लियस वही रहा। देखो होता क्या है, जो न्यूक्लियस है बेटा वो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर होता है। सीधी सी बात ये है कि न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का कंट्रोलर होता है। वो इस सेल को कंट्रोल कर रखता है, ठीक है। कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म को या इस सेल को पूरा कंट्रोल करेगा। ये इसका इलाका है, अभी इतने इलाके को ये कंट्रोल कर लेगा। फिर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका इलाका बड़ा होता जा रहा है और इसकी कंट्रोलिंग पावर कम हो रही है। ये अब पूरी सेल के साइटोप्लाज्म को या सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर सेल और ग्रो करेगी। ये देखो जब और ग्रोथ करेगी तो इसका साइटोप्लाज्म से जो कंट्रोलिंग पावर है वो और छूटेगी और अब ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां कंडीशन में देखो हुआ क्या, एक टर्म आता है अपने पास न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या आता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बात करते हैं अपन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की, है ना। क्या होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो? देखो जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, XYZ कुछ भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ इसका मास होगा। तो इसके वॉल्यूम या मास किसी भी चीज को मैं क्या करता हूं, इसको यूनिट मान लेता हूं कि ये है अराउंड 50 यूनिट, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये कितना है? 100 यूनिट है। सही बात है। जैसे इसने ग्रोथ करी तो क्या हुआ? ये तो 50 यूनिट रहा, साइटोप्लाज्म कितना हो गया इस बार? 150 यूनिट। सही बात है। अब क्या हुआ? ये तो 50 यूनिट रहा, साइटोप्लाज्म कितना हो गया? 200 यूनिट।
ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या देखने को मिल रही है, देखो अगर इस सेल का मैं n/c निकालता हूँ, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो निकालता हूँ, तो कितना आएगा बताओ, 50/100 मींस दिस विल बी 1/2। ठीक है, यहाँ पे निकालू तो n/c कितना आएगा, 50/150 मींस 1/3। यहाँ पे n/c कितना आएगा बताओ, यहाँ पे n/c आएगा 1/4। तो सर मुझे एक चीज देखने को मिल रही है, क्या मुझे ये देखने को मिल रही है कि n/c जैसे जैसे सेल ग्रो कर रही है वैसे वैसे डिक्रीज होता जा रहा है, सर इंक्रीज लग रहा है। बेटा 1/2 से 1/3 हुआ, कम हुआ है, 3 नीचे है ना, 1/2 से 1/3 हुआ, देन 1/4 हुआ, मींस कि n/c क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखो n/c इज डिक्रीजिंग, n/c क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो n/c डिक्रीज कर रहा है, ये क्या चीज समझा रहा है अपने को, ये बता रहा है कि इसका कंट्रोल छूटता जा रहा है। तो अब क्या तरीका हो n/c को फिर से इंक्रीज करने का, तो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। जैसे ही सेल डिवाइड करेगी तो n/c फिर से उतना ही आ जाएगा, दिखता आता है। ठीक है, देखो डिवीजन के बाद क्या हुआ, ये कितना आ गया 50 यूनिट, और ये कितना आ गया फिर से 100 यूनिट। दिस इज 50 एंड दिस इज 100। n/c कितना आया 1/2, अगेन इसने कांस्टेंट कर लिया जो स्टार्टिंग में था। n/c कितना आया 1/2। तो इसलिए सेल डिवाइड करती है, इसके n/c को फिर से इंक्रीज करने के लिए। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, c/n भी, वो भी कॉन्सेप्ट है, पर एक ही याद रखो अपने, n/c क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए सेल को डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है बात। चलिए अब यहां पे एक चीज देखने को मिलती है अपने को, एक सेकेंड, हाँ यहां पे क्या चीज देखने को मिलेगी, देखो सीधी सी बात ये कि सेल क्या करती है, सेल ग्रो करती है ना, क्या होता है, सेल ग्रो कर रही है। उसके अलावा फिर क्या होता है, सेल में डीएनए रेप्लिकेट करता है। क्या होता है, सेल में डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब कि डीएनए डबल हो जाता है, जितना डीएनए था वो डबल हो जाता है। देन क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। 3 काम करें, रेप्लिकेशन किया, सॉरी सबसे पहले ग्रोथ करी सेल ने, देन डीएनए को रेप्लिकेट किया, देन सेल डिवाइड हुई। ठीक है, सीधी सी बात क्या है, ये जो ग्रोथ है ना बेटा, ये ग्रोथ कैसी प्रोसेस है, ये ग्रोथ है कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, कि लगातार ग्रोथ चल रही है। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेट है वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे होता है। कब होता है, ओनली एट स्पेसिफिक स्टेज। कब होगा, केवल स्पेसिफिक स्टेज पे होगा। ठीक, आगे बात करेंगे कब होगा। ठीक है, और देन सेल डिवाइड कर जाएगी, है ना। तो देखो हो क्या रहा है, ग्रो कर रही है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, देन सेल डिवाइड कर रही है। ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बन गया। क्या बन गया, पूरा का पूरा सीक्वेंस बन गया। और इसी सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, इसी सीक्वेंस को अपन कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहते हैं इसे, सेल साइकिल, है ना। सही बात है ना। जैसे मानो कि एक सेल थी, एक सेल से फिर सेल ने क्या करा, पहले ग्रो करा। ठीक है, पहले लिखना, सेल ने क्या करा, ग्रो करा, देन सेल डिवाइड हो गई। सीधी सी बात है, देन सेल डिवाइड हो गई। फिर ये वाली सेल भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, ये वाली सेल भी क्या करेगी, ग्रो करेगी, ये भी 2 सेल बना देगी, ग्रोथ के बाद डिवीजन करेगी, और ये वाली भी 2 सेल्स बना देगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस लगातार चलता रहेगा कि सेल ग्रोथ करेगी, देन डिवाइड करेगी, ग्रोथ करेगी, डिवाइड करेगी, और साथ में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है एक स्पेसिफिक स्टेज पे, है ना। उसकी बात करते हैं अपन, ये चीज समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये अपन ने जान लिया कि सेल डिवाइड क्यों करती है। अभी बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवीजन, कि डिवीजन के टाइप्स कौन से हैं। देखो डिवीजन के टाइप्स की अगर अपन बात करें तो 2 टाइप के डिवीजन अपने पास आते हैं। कौन से, एक आता है अपने पास माइटोसिस टाइप्स की अगर अपन बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकंड वन इज मियोसिस। देखो माइटोसिस में क्या होता है कि ये एक सेल थी, ठीक, ये सेल क्या करेगी, 2 सेल बनाएगी, है ना। इस सेल ने क्या बनाई, 2 सेल बनाई। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि ये सेल डिप्लॉइड सेल थी। ठीक है, और हम जानते हैं कि ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल में 2n इज इक्वल्स टू कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, 46। पता है नहीं ये बात, कि भाई जो ह्यूमन की कोई भी सेल है उस सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो क्रोमोसोम नंबर कितना मिलता है, 46। और वो डिप्लॉइड है क्योंकि वो 46 क्रोमोसोम पेयर्स में रहते हैं। पेयर कभी कभार दिखता है, डिवीजन के टाइम पे बात करेंगे, लेकिन होते वो ऐसे हैं, पेयर्स की फॉर्म में। ठीक, तो अगर ये कौन सी सेल है, ये है मदर सेल, दिस इज मदर सेल। ये मदर सेल अगर डिवाइड करके क्या बनाएगी, डॉटर सेल। क्या बनाएगी, डॉटर सेल। और बेटा होता ये है कि ये 2n इज इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम इन डॉटर सेल में भी उतने ही रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2n ही रहेगा और यहाँ पे भी कितने रहेंगे, 2n। क्लियर है। फिर ये सेल मान लो आगे डिवाइड करती है, अब ये मदर सेल बन जाएगी।
आगे डिवाइड कर तो फिर 2 सेल बनाएगी, ये वाली फिर से 2 सेल बनाएगी, ऐसा करके। क्लियर है? और यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेंगे, 2n के 2n ही रहेंगे। सभी सेल में कितने मिलेंगे? डिप्लॉइड 2n इज इक्वल्स टू 46। क्लियर है? देखो इस टाइप के डिवीजन में क्या देखने को मिल रहा है? इस टाइप के डिवीजन में देखने को मिल रहा है कि क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल के मदर सेल के कंपैरिजन में उतने ही रह रहे हैं, ठीक है, इक्वल रह रहे हैं। तो इसे अपन कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसे? इक्वेशनल डिवीजन। दिस विल बी नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है बात? चलो, नॉर्मली क्या होता है, सेल ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए करती है कि सेल को ग्रोथ करनी है, मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवानी है, और कोई टिश्यू मान लो डैमेज हो गया, यहाँ पे अगर मेरे चोट लग गई, कोई वुंड हो गया, तो उस वुंड की हीलिंग के लिए भी कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। क्लियर? तो ग्रोथ के लिए करती है, और किसके लिए करती है? फॉर रिपेयरिंग टिश्यूज, फॉर टिश्यू रिपेयरिंग। ठीक है, क्लियर है? टिश्यू रिपेयरिंग या वुंड हीलिंग के लिए अपन कह सकते हैं। बात करते हैं देखो मियोसिस की। मियोसिस में क्या कंडीशन है बेटा? मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल थी, है ना, ये 2n इज इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम का नंबर, ठीक। ये एक से 2 सेल बनाएगी, एक सेल से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, 2n इज इक्वल्स टू 46 से यहाँ पे रह जाएंगे n इज इक्वल्स टू 23। इस सेल में कितने रह जाएंगे? n इज इक्वल्स टू 23। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में मदर सेल के कंपैरिजन से हाफ रह गए, ठीक है, 46 की तरह गए, हाफ रह गए। क्लियर? और ये देखो, इसे अपन बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या कहते हैं इसे? मियोसिस फर्स्ट। कि मियोसिस जो माइटोसिस था ना, वो तो एक स्टेप में हो गया था, यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बनी, मतलब एक माइटोसिस हो गया, फिर 2 से 4 बनी, दूसरा माइटोसिस हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मियोसिस 2 स्टेप में होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, फिर क्या करेगी ये सेल, फिर से डिवाइड करेगी, ये वाली सेल भी फिर से डिवाइड करेगी, और यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस सेकंड। इसे अपन कहते हैं मियोसिस सेकंड। क्लियर है? ये देखो 2 सेल बन गई। क्लियर है बात? यहां पे अब सर क्या करेंगे, यहां से और हाफ कर दें क्या? नहीं, और हाफ नहीं करने, यहां n इज इक्वल्स टू 23 रहेंगे वापस। क्लियर है? तो हुआ क्या यहां पे, मदर सेल के कंपैरिजन में यहां पे 2n इज इक्वल्स टू 46 थे, यहां पे n इज इक्वल्स टू 23 रह गए डॉटर सेल में। ठीक, इसका मतलब रिडक्शन हुआ, जितने क्रोमोसोम थे उनके हाफ ही रहे, तो इसे अपन कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। दिस विल बी नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है बात? ओके सर, क्लियर है। ये कब होता है बेटा? ये होता है अगर ह्यूमन की बात करें या कोई ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये होता है गैमेट फॉर्मेशन टाइम, है ना, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कि स्पर्म और जब ओवम बनेंगे उस टाइम पे डिवीजन होगा, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर है बात? ओके सर, लेट मी चेक द ड्यूरेशन। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। टाइप्स की बात अपन ने कर ली। उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा, तो इसमें बात आती है कि ये सेल डिवीजन जो है वो कितनी फेजेस में होता है ना। जैसे अगर माइटोसिस की पहले बात करते हैं, तो माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में इसमें डिवीजन के लिए क्या होता है? देखो होता क्या है, सेल में चेंजेस आते हैं ना, मैं लिख सकता हूं कि चेंजेस अकर इन सेल। ठीक है, सेल में चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को अपन किसका नाम देते हैं? फेजेस का, है ना। चेंजेस अकर इन सेल एंड नेम गिवन, क्या नाम दिया उन्हें अपन ने? फेजेस। वो क्या हो गई? फेजेस हो गई। इसका मतलब सेल डिवीजन की ऐसे फेज आती है। ठीक, तो 2 फेज आती है इसमें, एक आती है इसमें एम फेज, जिसे अपन माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं, और एक फेज आती है इसमें इंटरफेज। सही बात है, एक फेज आती है इसमें इंटरफेज। देखो एम फेज क्या होती है? एम फेज इज द एक्चुअल डिवीजन फेज, दिस इज द फेज ऑफ एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, और इंटरफेज क्या होती है बेटा? इंटरफेज होती है फेज ऑफ प्रिपरेशन, कि डिवीजन के लिए सेल क्या करेगी? प्रिपरेशन करेगी। तो दिस इज द फेज ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है? दिस इज द फेज ऑफ प्रिपरेशन। एक चीज और, ये जो एक्चुअल डिवीजन की फेज है ना, ये बहुत कम टाइम की होती है ना। ये अगर 100% माने तो अराउंड 5% टाइम इसमें लगता है, और 95% टाइम इसमें लगेगा फॉर द प्रिपरेशन टू सेल डिवाइड, कि प्रिपरेशन के लिए डिवीजन के लिए सेल क्या करेगी? खुद को प्रिपेयर करेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद की आगे बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।